बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। पिछला जो अध्याय था उसमें हम प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक के समायोजन के बारे में हमने ई लेक्चर में अध्ययन किया था और उसमें हमने 3 प्रकार के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की बात की थी, जिसमें कच्ची सामग्री का स्टॉक, अनिर्मित माल का स्टॉक और पूर्ण निर्मित माल का स्टॉक। कच्ची सामग्री के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और अनिर्मित माल के क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का समायोजन किस प्रकार करते हैं, जिसको मैंने आपको पूर्व में बताया था। लेकिन पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन है, उसके संबंध में मैंने अगले अध्याय में चर्चा करने के लिए कहा था। तो आज हम पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन का अध्ययन करेंगे। पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो माल आपने बेचा है उसकी लागत ज्ञात करेंगे, तो उस समय पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद पूर्ण निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का समायोजन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय हम पूर्ण निर्मित माल यानी फिनिश गुड, यानी ऐसा माल जो पूर्ण रूप से निर्मित है, बेचने योग्य है, उस माल का समायोजन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस प्रकार निकाली जाती है, तो देखिए मैंने यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को जोड़ा जाता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को घटा दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को अगर जोड़ दे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को घटा दे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत आ जाती है। ये निर्मित माल के समायोजन से संबंधित प्रविष्टि की जाती है। अब कुछ विशेष प्रकार की मदों का समायोजन भी किया जाता है लागत लेखों में, वो इस प्रकार है। यानी सामग्री खरीदने से संबंधित जो खर्चे हैं, जैसे आपने कोई माल खरीदा और माल को खरीदा तो उस माल को लाने के लिए गाड़ी भाड़ा दिया, चूंगी दी और कोई अन्य खर्चा उस माल को खरीदने से रिलेटेड किया गया, तो ऐसे खर्चे जो माल को खरीदने से संबंधित किए गए वो सामग्री की लागत में क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। पहली बात। नंबर दूसरी बात है सामग्री वापसी। कोई भी मटेरियल आपने खरीदा और उसको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यदि क्रय की गई सामग्री में से कोई सामग्री लौटा दी जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना है उस लौटाई गई सामग्री की लागत को क्रय की गई सामग्री में से घटा दिया जाता है। नंबर 2, ये आपको ध्यान में रखना है। अब है सामग्री की असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। यानी यदि क्रय की गई सामग्री का एक भाग प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाए, तो इसे असामान्य हानि मानकर क्रय की गई सामग्री से घटाया जाएगा, क्योंकि ऐसी सामग्री असामान्य हानि के रूप में उसकी लागत को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। असामान्य हानि प्राकृतिक आपदा के कारण होती है, जैसे बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, चोरी के कारण, छीजत के कारण, किसी भी कारण से, बरसात के कारण कोई सामग्री है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको असामान्य हानि मानकर क्रय की गई सामग्री में से उसको घटा दिया जाता है और उस एबनॉर्मल लॉस की राशि को लाभ हानि खाते से राइट ऑफ किया जाता है। नंबर 4, सामग्री के अवशेष के विक्रय से प्राप्त होना। अगर किसी सामग्री का कोई अवशेष बच जाता है, उसका अगर हम विक्रय कर देते हैं और उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, तो इस प्राप्त होने वाली राशि को सामग्री की सामान्य हानि मानकर, क्या मानकर, नॉर्मल लॉस मानकर सामग्री के मूल्य में से कम कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल लॉस को आपको अलग से ध्यान रखना है, इसको लाभ हानि खाते में नहीं ले जाया जाता है। नंबर 5 है सामग्री का दान किया है। यदि आपने किसी सामग्री को डोनेट किया है, तो ऐसी सामग्री को क्रय की गई सामग्री में से घटा दिया जाएगा। और ध्यान रखो, यदि आपने सामग्री का दान नहीं किया, इसको नमूने के रूप में यानी सैंपल के रूप में निःशुल्क दिया है,
ग्राहक को कभी कभी सैंपल दे देते हैं, तो इसे क्रय की गई सामग्री में से तो घटाया ही जाएगा और साथ में इसको विक्रय एवं वितरण व्यय में जोड़ दिया जाएगा। वेरी मोस्ट। अब नंबर 6 पे है प्राथमिक पैकिंग। इनिशियली कोई भी मटेरियल आपके पास आता है या कोई भी सामग्री आप खरीदते हो तो उसकी पैकिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उस कच्ची सामग्री की लागत में जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।